जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी और इलाहाबाद हाई कोर्ट दोनों एग्ज़ाम जो हैं अब आप लोगों के पास आ चुके हैं। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी जो है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत कर दीजिएगा। देखिए, अब आप लोगों के पास ये समय नहीं है कि आप किसी भी चीज़ की थ्योरी पढ़ें। अब आपके पास समय है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। तो देखिएगा, जिनका भी परीक्षा है एसएससी जीडी या इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन लोगों से सभी से एक निवेदन है कि आप लोग जो है एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट और इसको ज़रूर लगाएं। और यह प्रैक्टिस सेट आप लोग जो एसएससी जीडी वाले हैं वो लोग ज़रूर से ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट, क्योंकि उनका पेपर ऑफलाइन होना है। नहीं, ये लोग भी अपना पेपर जो है ऑनलाइन ही आप लोग परचेज करके लगाएं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होगा, आप लोगों की टाइमिंग वगैरह सेट रहेगी तो आप लोगों को उसी टाइम में अपना चीज़ें कंप्लीट करनी होगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी में आपको लोगों के पास में 60 मिनट है और 80 क्वेश्चन करने हैं। तो जब तक आपकी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आप लोगों के लिए कोई भी परीक्षा मतलब आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, भैया आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाना शुरू करिएगा। जीएस वगैरह के लिए हम लोग रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग अपनी क्लास को जो है वो शुरू करते हैं। एक बार आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? वर्ष 1962, वर्ष 1975, वर्ष 1954, वर्ष 1953। तो बताइएगा कि राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो कब आया। तो पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा, वर्ष 1962 में राष्ट्रीय क्षय रोग, कौन सा? राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, नियंत्रण कार्यक्रम आया। वर्ष 1975 में राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम आया, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 1954 में राष्ट्रीय जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम, ठीक है, यह आया। और वर्ष 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आया। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आया। ठीक है, तो पहले प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है? गोवा, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य जो है वह कौन सा है। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, आपसे प्रश्न क्या पूछा गया है, सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता कि न्यूनतम शिशु मृत्यु दर, क्या पूछता? न्यूनतम शिशु मृत्यु दर, तो कौन सा राज्य हो जाता? तो गोवा हो जाता। एक आपसे पूछ लेता प्रश्न कि शीर्ष जन्म दर वाला राज्य, शीर्ष जन्म दर वाला राज्य कौन सा है? तो आ जाता उत्तर प्रदेश। कौन सा आ जाता? उत्तर प्रदेश। और आपसे पूछ लेता न्यूनतम जन्म दर वाला राज्य, तो हो जाता गोवा। ठीक है, देखिएगा गोवा 2 बार है, लेकिन यहाँ पर शिशु मृत्यु दर में है और यहाँ पर न्यूनतम जन्म दर में है। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश में होती है। दूसरे प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन हैं? लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, सैयद अहमद खान, राम मोहन राय। तो बताइएगा कि जो कॉमनवेल्थ पत्रिका है इसके संपादक कौन हैं?
तो देखिएगा, लाला लाजपत राय जी ने कौन सी पुस्तक लिखी? अनहैप्पी इंडिया। कौन सी लिखी? अनहैप्पी इंडिया। ठीक है। कॉमनवेल्थ पत्रिका जो है, इसके संपादक एनी बेसेंट जी हैं। सैयद अहमद खान जी ने सैयद उल अखबार लिखा। कौन सा लिखा? सैयद उल अखबार लिखा। ठीक है। और राजा राम मोहन राय जी ने मिरातुल अखबार लिखा, मतलब इसके संपादक थे। ठीक है, मिरातुल अखबार। ठीक है। और संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। अब आप लोगों को किसी को कमेंट बॉक्स में पता हो तो आप लोग बताइएगा कि राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। एनी बेसेंट जी ने कांग्रेस के 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है, चलिए अब मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है कि बोथनिया की खाड़ी किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, कनाडा, अमेरिका। तो बताइएगा कि बोथनिया की खाड़ी जो है वह किस देश में स्थित है? चौथे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों की कारपेंटिया की खाड़ी है। किसकी है? कारपेंटिया की खाड़ी। इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। संभवतः आप लोगों को जीएस के नए प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। और बोथनिया की खाड़ी जो है वह फिनलैंड में स्थित है। कहाँ पर है? फिनलैंड में स्थित है। और कनाडा में बेफिन की खाड़ी है। किसकी है? बेफिन की खाड़ी है। मैंने आप लोगों से प्रश्न जो पूछा है कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने। किसने? मुगल बादशाह था अकबर द्वितीय, इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अच्छा ठीक है, राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, मृत्यु बता दीजिएगा आप लोग कहाँ हुई थी। और चौथे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? कानपुर, नई दिल्ली, वाराणसी, हैदराबाद। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, कानपुर में क्या है? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। क्या है? राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र है। और यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान केंद्र है, मतलब चीनी। ठीक है, शर्करा अनुसंधान केंद्र है। दिल्ली में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, ICAR है। ठीक है, वाराणसी में क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। क्या है? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र भी आपका कहाँ है? वाराणसी के अंदर ही स्थित है। कहाँ पर है? वाराणसी में है। तो पाँचवें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र जो है वह वाराणसी में स्थित है। पाँचवें प्रश्न का सी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। हाँ, तो मृत्यु कहाँ हुई थी राजा राम मोहन राय जी की? इंग्लैंड के अंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? औरंगजेब, अकबर, सिकंदर लोदी, बाबर। बताइएगा, गुरु नानक देव जी जो थे वो किसके समकालीन थे? तो समझिएगा मेरी बात को। औरंगजेब के समकालीन थे संत रामदास। ठीक है, कौन थे? संत रामदास। और देखिएगा, अकबर के भी समकालीन कौन थे? सिख गुरु थे, जिनका नाम क्या था? समर्थ रामदास, जिनको अकबर ने 400 गांव दान में दिए थे। सिकंदर लोदी के समकालीन कौन था? तो कबीरदास जी थे। कौन थे? कबीरदास। ठीक है, बाकी बाबर के समकालीन कौन थे? तो गुरु नानक देव जी थे। ठीक है,
तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। गुरु नानक देव जी जो थे वो बाबर के समकालीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर, 1 जून, 15 अक्टूबर, 21 मार्च। तो बताइएगा 7वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिएगा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और 26 नवंबर को ही क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो संविधान दिवस दिन वाले दिन ही क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पार्कलैंड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, वेनेजुएला, न्यूजीलैंड। तो बताइएगा पार्कलैंड घास के मैदान जो हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? बेल्ट्स। उत्तरी अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रेरीज। वेनेजुएला में लानोस। और पार्कलैंड कहाँ पे जो पाए जाते हैं? तो न्यूजीलैंड के अंदर। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड के अंदर पाए जाते हैं। तो 8वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था से कौन संबंधित है? वारेन हास्टिंग, कॉर्नवालिस, थॉमस मुनरो, हॉल्ट मैकेंजी। तो बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? देखिएगा ट्रायल एंड एरर मेथड। कौन सा? देखिएगा कॉर्नवालिस किससे संबंधित था? स्थायी बंदोबस्त से। किससे? स्थायी बंदोबस्त से। ठीक है। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था से। और हॉल्ट मैकेंजी महलवाड़ी व्यवस्था से। किससे? महलवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? रांची, रायपुर, राउरकेला, इंदौर। तो बताइएगा राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा रायपुर। कहाँ हुआ? रायपुर, छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़। ठीक है, अगर राज्य पूछ ले तो छत्तीसगढ़ और शहर पूछ ले तो रायपुर। तो रायपुर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित भारत का पहला गांव कौन सा है? मेलेनोंग, मेघालय। ठीक है, बैतूल, मध्य प्रदेश, खानोम, नागालैंड, अकोदरा, गुजरात। तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। देखिएगा मेलेनांग जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ गांव है।
कैसा है? सबसे, पूछ लिया जाए आपसे प्रश्न कि भारत का सबसे स्वच्छ गांव, तो कौन सा हो जाएगा? मेलेनांग। पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से आधारित गांव कौन सा है? बैतूल है। खानोम गांव जो है भारत का पहला हरित गांव, आपसे पूछ लिया जाए पहला हरित गांव, ग्रीन विलेज, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? खानोम हो जाएगा। अकोदरा क्या हो जाएगा? पहला डिजिटल गांव। कैसा? पहला डिजिटल गांव कौन सा था? तो अकोदरा था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। बैतूल मध्य प्रदेश में जो है वो पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर आधारित भारत का पहला गांव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अब देखिएगा 11 प्रश्न हो चुके हैं। अगर 11 प्रश्नों तक आप लोगों को कोई समस्या हो, अगर आप लोगों को प्रश्नों का स्तर ठीक लग रहा हो, तो एक बार आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। भाई एक बार आप लोग वीडियो, आप लोगों के जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं, जितने भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ ना करिएगा तो आप लोग अपना व्हाट्सएप स्टेटस ही लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है जिसने गणतंत्र दिवस परेड में वायुसेना की झांकी का नेतृत्व किया? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। 12वें प्रश्न का शिवांगी सिंह। कौन है? शिवांगी सिंह हैं, और यह उत्तर प्रदेश के बनारस जिले की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? बनारस जिले की रहने वाली हैं। इनके नाम एक और भी चीज़ है, आपसे प्रश्न बन सकता है कि राफेल उड़ाने वाली पहली महिला, तो भी कौन हो जाएंगी? शिवांगी सिंह ही हो जाएंगी, राफेल उड़ाने वाली पहली महिला। अब आप लोग बता दीजिएगा, हमने राफेल विमान किस देश से मंगाए हैं? बता दीजिएगा कोई भी लोग, ठीक है। हमने राफेल विमान जो है वो किस देश से मंगाए हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि जून 2022 को भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत निम्न में से किस स्थान पर शुरू हुई? कोपेनहेगन, जिनेवा, ब्रुसेल्स या वियना? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। देखिएगा कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? तो डेनमार्क की। किसकी है? डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? कोपेनहेगन। जिनेवा कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है। और यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। किसका है? WHO का मुख्यालय है। WTO का भी यहीं पर है, ठीक है। वर्ल्ड व्यापार संगठन का भी मुख्यालय यहीं पर है। अच्छा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए बातचीत जो है वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में शुरू हुई। और ब्रुसेल्स में किसका मुख्यालय है? तो जल्दी से आप लोग बताइएगा। नाटो का। किसका है? नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रुसेल्स में है। वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और किस नदी के तट पर है अगर आपसे पूछ लिया जाए? तो डेन्यूब नदी के तट पर है। और वियना में ओपेक का हेडक्वार्टर है। किसका है? ओपेक का हेडक्वार्टर है, ठीक है। चलिए, तो 13वें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न है कि भारत एवं किस देश के मध्य युद्धाभ्यास संप्रति संपन्न हुआ? बांग्लादेश, जापान, फ्रांस, सेशेल्स? तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य जो युद्धाभ्यास हुआ है उसका नाम क्या है? संप्रति। जापान के साथ में कौन सा होता है? तो धर्म गार्जियन। और एक कौन सा होता है? जिम्बैक्स। फ्रांस के साथ में वरुण। कौन सा होता है? वरुण, गरुण और शक्ति। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा था कि राफेल विमान हमने कहाँ से मंगाए हैं? तो हमने फ्रांस से मंगाए हैं। और सेशेल्स के साथ में हमारा एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है लामित्य। क्या नाम है? लामित्य, ठीक है। तो 14वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली, रांची, मैसूर, तिरुवनंतपुरम। बताइएगा ये कौन से नंबर का योग दिवस था? कौन सा योग दिवस था? तो 8वां। कौन से नंबर का था? 8वां था। 2015 में पहली बार मनाया गया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 21 जून 2022 को आयोजन कहाँ पर हुआ? तो मैसूर में हुआ। कहाँ पर? मैसूर में हुआ है। और इसकी थीम क्या थी? अगर आपसे थीम पूछ ली जाए तो क्या थी? मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, मानवता के लिए योग इसकी थीम थी। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान, हेमंत विश्व शर्मा, माधवीपुरी बिज, मनोज कुमार। बताइएगा। देखिएगा, आशीष कुमार चौहान जो हैं वो NSE के, किसके? नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज के CEO बने हैं। क्या बने हैं? CEO बनाए गए हैं। ठीक है। हेमंत विश्व शर्मा जो हैं वो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष बने हैं। क्या बने हैं? भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष। ठीक है। माधवीपुरी पुज सेबी की पहली महिला पर चेयरपर्सन, सेबी की प्रथम महिला चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन। और खादी एवं ग्रामोद्योग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मनोज कुमार को बनाया गया है। 16वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि 17 अक्टूबर माह में इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ होगा? समरकंद उज्बेकिस्तान, नई दिल्ली भारत, मैड्रिड स्पेन या जर्मनी के अंदर। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, समरकंद उज्बेकिस्तान में क्या हुआ? अभी 22वां SCO शिखर सम्मेलन हुआ। संघाई सहयोग कारपोरेशन शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में। और इंटरपोल की 90 महासभा का आयोजन कहाँ पर होगा अक्टूबर माह में? तो नई दिल्ली में होगा। और देखिएगा, यह दूसरी बार होगा। इससे पहले एक बार भारत में और हो चुका है। कब? 1997 में। कब हुआ था? 1997 के बाद अब 2022 में नई दिल्ली में होगा। अच्छा, मैड्रिड स्पेन में अभी नाटो का, किसका? 32वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, 32वां नाटो शिखर सम्मेलन हुआ। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। और जर्मनी में क्या हुआ? तो अभी G7 शिखर सम्मेलन जून माह में हुआ। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जुलाई माह में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। तो बताइएगा, नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी किया, इसमें पहला स्थान जो है वो कर्नाटक राज्य को मिला। किसको? कर्नाटक राज्य को दिया गया। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन रहा? मुंबई, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो बताइएगा, रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता कौन रहा है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश रहा है विजेता। और उपविजेता कौन रहा है? मतलब मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी जीत ली है। तो 19वें प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020, हालांकि हुआ 2022 में, लेकिन नंबर कौन सा था? 2020। ठीक है,
ओलंपिक खेलों की प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है, बताइएगा। तो देखिएगा, जो मोमिजी निशिया हैं, यह सबसे कम उम्र की थी। क्या थी? सबसे कम उम्र की ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग लेने वाली खिलाड़ी थी। यह मात्र 13 वर्ष की थी। कितने? 13 वर्ष की। और लॉरेल हावर्ड जो थी, किस देश से संबंधित थी? न्यूजीलैंड। यह पहली ट्रांसजेंडर महिला खिलाड़ी थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। पहली महिला नहीं, मतलब पहली ट्रांसजेंडर कौन थी? तो लॉरेल हावर्ड थी। और किस देश से संबंधित थी? न्यूजीलैंड से। और इनका खेल कौन सा था? तो भारोत्तोलन। कौन सा था? भारोत्तोलन। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? L.A. गणेशन, गणेशी लाल, रमेश बैस, फागू चौहान। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये कौन है? L.A. गणेशन है। गणेशी लाल जी जो हैं, वो कहाँ के हैं? उड़ीसा के। कहाँ के हैं? उड़ीसा के राज्यपाल हैं। रमेश बैस जी जो हैं, वो झारखंड के राज्यपाल हैं। ठीक है, और फागू चौहान जी जो हैं, वो बिहार के राज्यपाल हैं। आप लोग राज्यपाल वगैरह जरूर देख लीजिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सही आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, बताइएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना शुरू की। कौन सी? पर्वत धारा योजना। ठीक है, एक उत्तराखंड ने एक और शुरू की थी, हिम प्रहरी योजना। कौन सी? हिम प्रहरी योजना। ठीक है, आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। 22वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रश्न पसंद आए होंगे। एक बार आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के 22 में से कितने प्रश्न जो हैं वो सही हुए हैं। और देखिएगा, इसकी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर विद आंसर इसकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। बाकी आप सभी से भैया निवेदन है कि चैनल को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल शाम को 6 बजे कल की क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।